उस तरीके से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला चैप्टर जो इसमें हम कवर अप करने वाले हैं वो है रूरल डेवलपमेंट। हाथ के हाथ याद भी कर लेंगे, कोशिश करेंगे। रूरल डेवलपमेंट क्या है? सिंपल है यार, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक वेलबींग, मतलब पैसों से इम्प्रूव होती है चीज़ें, कि लोग पैसे कमा सकें, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकें। अब अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्या चाहिए बताइए? एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक वाटर, सैनिटेशन, ये सब चाहिए। तो ये रूरल डेवलपमेंट में मिसिंग है, वो हमारे को लाके उनको देनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई आपके कौन से कीज इशू हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी देखो, जो हमारी बात चल रही है कि भाई इनको क्या देना चाहिए, लिटरेसी देनी चाहिए और हेल्थ देनी चाहिए। लिटरेसी में भी फीमेल लिटरेसी की कमी बहुत ज़्यादा है, तो वो देनी चाहिए। स्किल की डेवलपमेंट करनी चाहिए। अब स्किल डेवलपमेंट का तो अब आपको HCF में भी आपने पढ़ लिया कितना बड़ा रोल है। हेल्थ के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, सैनिटेशन भी आती है और पब्लिक हेल्थ भी आती है। ठीक है जी। लैंड रिफॉर्म्स चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास अपना लैंड नहीं है। तो उसके लिए एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज प्रोवाइडिंग लैंड टू टिलर्स, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ हमें करने की ज़रूरत है। प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ ईच लोकेलिटी की डेवलपमेंट करना जरूरी है। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई, इसका मतलब सिंपल सा है। इसका मतलब ये है कि आप हर एक जगह पे छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी माइक्रो कंपनीज लगाओ, छोटी छोटी कंपनीज लग जाएं, इनमें परफेक्ट। देख, तेरे को यही तो मैं बोल रहा हूँ, तुझे आज बोलना ही नहीं है, तेरे को आज मुंह पे टेप लगा के बैठनी है, बिकॉज तू जो बोलेगा वो गलत बोलता है। मेरे पास आज इतना दिमाग खपाने के लिए नहीं, मुझे 7.5 घंटे की क्लास लेनी है। तू बोलता रहा तो मेरा तो दिमाग ख़राब होता रहेगा। समझ गया ना बात को? इससे तेरे को नहीं बोलना बेटा। टोटल 8.5 घंटे लगातार यहीं बैठा हुआ हुआ है। ठीक है जी। तो अभी बात चल रही थी हमारी किस में? डेवलपमेंट माइक्रो कैप, स्मॉल कैप। स्मॉल तो बहुत हो जाती है, मतलब वो तो बहुत बड़े लेवल की हो जाती है। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटी छोटी। मान लो एक छोटी सी मशीन लगा के बंदा जो है सिर्फ और सिर्फ जो बाइक के पीछे मड गार्ड लगता है सिर्फ वही बनाता रहता है, या पंचर लगाने के जो वो स्ट्रिप्स आती हैं तो वही बनाता रहता है। छोटी से छोटी मतलब वो हर लोकेलिटी में आ जाए, हर गांव के अंदर एक दो खुल जाए, ताकि बहुत लोगों को अपने घर के आसपास ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। इनको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स। अब इसका और अगर मैं डीपर मीनिंग लूँ तो मान लीजिए आप किसी ना किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ना कोई चीज़ यूनिक हो जाती है। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या यूनिक है? क्या यूनिक है? जम्मू कश्मीर में उनके कपड़े यूनिक हैं, तो वहाँ पे वो उसको क्या करते हैं? बनाते हैं। अब ऐसे तिब्बत मार्केट लगती है तो उनके कपड़े यूनिक है, तो वो क्या करते हैं? अपने कपड़े वहाँ बनवाते हैं और फिर ला के यहाँ पे सेल आउट करते हैं। दिस इज़ ना बंजारा मार्केट, परफेक्ट एग्जांपल। तो आप क्या कर रहे हो? हर एक लोकेलिटी, इससे क्या होगा? सीधी बात है, पैसा आएगा। और तुमने दो ही तो की इशू पढ़े हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक वेलबींग। इकोनॉमिक वेलबींग इससे इम्प्रूव हो जाएगी। चौथे नंबर पे आती है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब आपको उन एरियाज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, रोड, बैंकिंग आती, क्योंकि देखो बिना पैसे के कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबको पैसा क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो बिना पैसे कोई आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। मार्केटिंग चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चाहिए, उसके लिए रूट्स भी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही साथ जो वहाँ के वीकर सेक्शंस हैं उनको जितना हो सके पॉवर्टी से बाहर लाओ, क्योंकि एक आदमी पॉवर्टी के अंदर ही रहेगा ना तो निकलना बड़ा मुश्किल है। एक बार इसको बाहर लेके तो आओ। समझ गए? उनको एक बार हम बाहर लेके आए उस पॉवर्टी की लाइन से, उसके बाद ही तो वो ग्रो हो सकेंगे। देखो, घर में एक पढ़ लिख गया तो वो पूरे घर को निपटा लेता है, निपटाने वाला हो तो, पर एक तो पढ़े। यही तो कोशिश है सरकार की। 14 मिड डे मील प्रोग्राम ये सब क्यों चलाती? ताकि किसी तरह से वो अल्टीमेटली
अपनी पॉवर्टी लाइन से आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 नहीं तो 20 साल बाद आ सके बाहर, एटलीस्ट आए तो सही। बात समझ में आई? चलिए ये ख़त्म हो गया भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है भैया, हमारे को अगर रूरल में उधार चाहिए, पैसा चाहिए, तो हम कैसे ले सकते हैं? कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ये पढ़ लेना आप बाद में। तो हमने कहा हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक इंस्टीट्यूशनल यानी कि जो फॉर्मल सोर्सेज भी आप कह सकते हो, और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल। जैसे मनी लेंडर काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इलिटरेट और इनोसेंट फार्मर्स को चीट कर देते हैं, इनके हिसाब किताब गलत बना देते हैं, पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा। और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मनी लेंडर्स जो हैं वो फार्म एरियाज़ में बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते आ रहे हैं, इनसे ही लोग पैसे लेते थे। रिलेटिव्स, जो हमारे कल्टीवेटर्स हैं वो अपने रिलेटिव से बोरो कर लेते हैं, जैसे हार्वेस्ट से पहले ले लिया, हार्वेस्ट के बाद दे दिए, इस पे इंटरेस्ट ज़्यादातर नहीं होते। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, अब क्या होता है, आप जिनको सामान बेचते हो उनसे उधार ले आते हो। भाई आड़ती लोग नहीं होते जिनको आप अपनी क्रॉप्स बेचते हो, आप अगर फार्मर हो तो कहीं तो क्रॉप्स बेचोगे ना। तो ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट्स वो होते हैं, तो इनको लेकिन क्रॉप्स जो है ना वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं और लो रेट्स पे मिलती हैं। जैसे लेज वालों के आलू कौन उगाता है? उगाते तो फार्मर्स ही हैं, तो वो पहले ही उनसे पैसे ले लेते हैं फार्मर लोग, फिर उनको प्री डिटरमाइंड रेट्स पे ही सेल करने पड़ते हैं पोटैटोज़। रिच लैंडलॉर्ड्स, तो वहाँ पे जो अमीर लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी दे देते हैं, ये भी वही मनी लेंडर्स की तरह पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं एंड ऑल्सो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है अब ये सरकारी टाइप इंस्टीट्यूशनल, इनमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपको, जैसे कि कोऑपरेटिव क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है, ये तो आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़े ही थे क्लास 10th में भी और अभी 11th में भी पढ़े थे हमने। तो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट वही होता है। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आ जाते हैं, इनका काम ही क्या है, लैंड के ऊपर लोन देना। ठीक है जी, एंड उनको डेवलप करने में हेल्प करना। कमर्शियल बैंक क्रेडिट, कमर्शियल बैंक्स तो आपको पता ही है कौन से, ये तो हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। HDFC, ICICI, PNB, ये सब क्या है हमारे कमर्शियल बैंक्स है। इनका नेशनलाइजेशन का डेट आ सकता है 1 मार्कर में। कब हुई थी नेशनलाइजेशन? दे एक्सपेंडेड देयर ब्रांचेज रूरल एरियाज एंड स्टार्टेड डायरेक्टली फाइनेंसिंग दी फार्मर्स। इसके बाद आता है रीजनल रूरल बैंक्स। ये कब ओपन हुए थे रीजनल रूरल बैंक्स? दे आर सॉरी कब मैंने पूछ लिया, मैं क्यों ओपन हुए थे। ये दीज आर ओपन इन दोज एरिया जहाँ पे कोई बैंकिंग फैसिलिटीज़ थी ही नहीं, तो ये स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए, इनको RRBs बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये इनका काम क्या है, देखो कमर्शियल बैंक्स ना कभी भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को पैसे नहीं देता था, लेकिन ये देते थे। ठीक है जी। इसके बाद आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टकावी लोन्स देता है। 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, व्हाट आर नोन एज टकावी लोन्स। ठीक है, लेकिन ये कब मिलते हैं, जब कोई एमरजेंसी आ जाए, डिस्ट्रेस आ जाए, लाइक फेमाइंस एंड फ्लड्स, तब देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, बहुत कम रहता है, जैसे कि 6%। ठीक है भाई। इसके बाद नबार्ड खुला, और नबार्ड 1982 में खुला। कब खुला भाई? 1982 में खुला। एंड इसको ना नबार्ड को बोला गया एपेक्स बैंक। एपेक्स बैंक क्या होता है? यानी रूरल एरियाज़ का जो टॉप मोस्ट बैंक रहेगा वो कौन सा रहेगा? नबार्ड। एपेक्स होता है टॉप, रूरल एरियाज़ में टॉप बैंक कौन है, मतलब जैसे RBI हमारे ओवरऑल इंडिया का हो गया, रूरल इंडिया का कौन सा हो गया? नबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में सेटअप हुआ था। और इसका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछ लें तो क्या होगा भाई? टू प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। 3 क्वेश्चन हमारे डन हो चुके हैं। दीज इनमें से 2 क्वेश्चन क्या है जो हमने सेकंड पढ़ा एंड थर्ड पढ़ा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू दी 4th क्वेश्चन कि भाई जो हमारी रूरल बैंकिंग है उसका क्रिटिकल अप्रेजल कर दो आप। क्रिटिकल अप्रेजल जब भी आपने करना है तो कुछ अच्छी बातें बतानी और कुछ
कुछ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी कवर आप आपने करना, यही तो क्रिटिकल हुआ। तो अभी तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ही हैं। तो क्वेश्चन ये भी अगर आ जाए कि प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग आर, तो पहला क्या होता है भाई, इनसफिशिएंसी। जितने लोन चाहिए, जितना वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट चाहिए उतना है ही नहीं। इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अब देखो सस्ते रेटों पे लोन इंस्टीट्यूशनल सोर्स देते हैं, लेकिन वो इनएडिक्वेट है, यानी कम है वो भी। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, लोन तो दे रहे हैं पर कम दे देते हैं। अब 5 लाख का लोन चाहिए किसी आदमी को, उसको 3 लाख का लोन दे देते हैं। अब 3 लाख से काम बनेगा नहीं, वो 3 लाख भी खर्च हो जाते हैं, फिर बैड डेट हो जाते हैं। लेस अटेंशन टू पुअर और मार्जिनल फार्मर्स, बिकॉज इनके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ना ही पीछे कोई पैसों का सपोर्ट होता है कि भैया इन्होंने पहले कोई कमाए हो खास, तो इनको फिर नहीं मिल पाते लोन। ठीक है जी। एंड ग्रोइंग ओवरड्यूज, देखो जो हमारे बैंक्स है ना, इनका ओवरड्यू बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। हमारे बैंक्स का ओवरड्यूज बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ठीक है भाई। अब वो बढ़ता जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, इसमें ये दिक्कत आ रही है कि बैंक्स आगे लोन कैसे दे, भाई पुराना पैसा आ नहीं रहा, आगे कैसे लोन देगा। ठीक है जी। तो ये बड़ी दिक्कत चल रही है। तो ये क्रिटिकल अप्रेजल है वन। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब कह रहे कुछ सजेशन आप दे दो रूरल क्रेडिट को इम्प्रूव करने की। हमने कहा कि भैया हमें ना एक्सपेंशन करना चाहिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ का। हमें क्या करना चाहिए, एक्सपेंशन करना चाहिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटी का। क्यों, सस्ते रेटों पे लोन कौन देता है, इंस्टीट्यूशनल लोन मिलते हैं, तो उनको बढ़ाओ। जो भैया जो प्रॉब्लम थी वही सॉल्व हो रही है ना यहाँ पे। क्रेडिट ऑन इजी टर्म्स दो ताकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी मिल सके, दूसरी प्रॉब्लम दूर। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाओ, RRBs ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, बिकॉज वो लोकल लेवल पे रहेंगे, लोकल लोगों को जानते होंगे, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत कमी पेशी भी होती है तो वो भी पूरी कर लेते हैं। समझ आ गई बात। मान लीजिए प्रिंस के पास यहाँ पे अभी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है और हम सबके पास पैसा है तो हम दे देंगे ना, हम जानते हैं इसको पर्सनली, तो ये थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाती है कोऑपरेटिव क्रेडिट में। बैंक्स को सिर्फ मनी लेंडर्स नहीं बनना, उनको एज अ फैमिली बन के उनके साथ रिलेशनशिप बनाना है, ताकि लोग बोरोइंग करें, ताकि वो आगे बढ़ें। कई लोग तो बोरो इसलिए नहीं करते कि यार क्यों उधार लेना। आप बताओ आपके घर में अलाउड है उधार लेना, बट उधार लेना क्या ऑल टुगेदर गलत है? आंसर है नहीं। आप उधार लेके आगे बढ़ सकते हो और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो जो अभी नहीं बढ़ पा रहे हो। कई लोग अपना बिजनेस ही स्टार्ट नहीं करते, यार लोन लेके बिजनेस नहीं करूँगा, डूब गया तो। अब ये बताते हैं कि किस तरह से आप प्रॉपर रिस्क कैलकुलेशन करके और प्रॉपर तरीके से अगर काम करो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट लेके आए अपने अंदर, इनकलकेट हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नीड टू बी एनहांस। थ्रिफ्ट क्या होता है? हैबिट ऑफ सेविंग। उनको सिखाएं कि आपको लगातार सेविंग्स करते रहना चाहिए। उस सेविंग्स का भी तो पैसा बढ़ता है ना। फिर आप लोगों को भी तो आजकल सिखा रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है, वो क्या है, आपके अंदर हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट ला रहे हैं कि आप पैसे को इन्वेस्ट करो, ना कि खर्च करते रहो। क्लियर है बात? है दुखी आत्मा? क्यों दुखी है? हाँ, क्या हो गया तबीयत मेरी? भेज दूंगा 2 बजे। चलो कोई नहीं, चल फटाफट करा रहा हूँ, फिर इसको याद घर पे कर लियो तू। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या रहेगा? आपको एग्रीकल्चर गुड्स को असेंबल करना है, आपको उनको स्टोर करना है, आपको उनको प्रोसेस करना है। प्रोसेस मतलब समझते हो? वीट का ब्रेड बनाना है तो बना दो, या फिर वीट को या राइस जो होता है, राइस जैसे निकल के आता है वो राइस नहीं आप खाते हो, राइस मिल के अंदर वो पॉलिश भी होता है, सब कुछ होता है, दालें भी सिमिलरली ऐसे ही होता है, तो वो सब। उसके बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है? क्वालिटी, टॉप क्वालिटी, लो क्वालिटी,
एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये 7 चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। ठीक है जी, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। अब देख लो, इसको थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है जी। अब यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर? फॉल्टी वेइंग। अब वहाँ पे जो वेइंग हो रही है ना, वो हो रही है फॉल्टी। क्या होता है? होगा माल 10 टन, वो दिखाएगा 8 टन, 2 टन माल ही गायब है। फार्मर्स को तो लॉस हो जाता है। उसके लिए सरकार ने क्या करा भाई? सरकार ने, कहाँ गया हमारा फॉल्टी वेइंग वाला पॉइंट? इसमें फॉल्टी वेइंग का पॉइंट ही नहीं है। चलो, तो सरकार ने अभी इसके लिए करा भी होगा तो क्या करा होगा? बार बार जाती होंगी उनकी टीम्स, सरकारी टीम, जो चेक करती रहती होंगी हर जगह पे, भाई तुम्हारा माल सही तुलता है कि नहीं तुलता, धर्म कांटों पे। ठीक है ना, उनको प्रॉपर उनकी चेकिंग इंस्पेक्शन कराती रहती होगी। मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब फार्मर्स लोग इलिटरेट है, तो ये जो सामान खरीदने वाले हैं ना, सामान तो चलो पूरा तोल दिया, लिखे इनका, मतलब आई हैव सीन कि देहात एरियाज से, यानी कि जो हमारे रूरल एरियाज से लोग मार्केट में परचेजिंग करने आते हैं, सो शॉपकीपर्स क्या करते हैं? शॉपकीपर एक डेट लिखते हैं, जैसे लिख दिया 29/7/2023। ठीक है जी। इस तरीके से लिखते हैं कि वो जहाँ अमाउंट का सेक्शन होता है बिल्कुल उसके ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद हर आइटम को लिखेंगे। जैसे बल्क में परचेज़ करने आते हैं, शादी ब्याह का सामान होता है वो लेने आते हैं, तो अमाउंट से लिख के, और जब टोटलिंग कर रहे हैं तो डेट साथ में टोटल कर दी, 2023, डेट भी टोटल कर दिया, सीधा 2000 रुपये उनकी एस्टेसी। ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो 29/3 है तो 3 भी साथ में टोटल कर दी। अब मान लो गलती नहीं पकड़ी गई तो कमाई, और पकड़ी गई तो क्या, ओहो गलती से यार वो डेट प्लस कर दी, लिखते ही ऐसे हैं। हाउ क्लेवर पीपल आर, वाई यू आर लेट। अब इसके बाद आता है रेगुलेटेड मार्केट्स। अच्छा, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो वहाँ पे क्या है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ की कमी होती है, जिसके चलते इनको सामान या तो जल्दी बेचना पड़ता है, या कई बार इनका सामान ख़राब हो जाता है ड्यू टू पेरिशेबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। भाई एक कैरेक्टरिस्टिक पेरिशेबिलिटी का तो एसोसिएटेड है ना उसके साथ, भैया सामान जल्दी ख़राब हो जाता है, तो दे हैव टू सेल इट एट लोअर प्राइजेस, और समटाइम्स इट गेट्स वेस्ट। इसका आता है लो सेलिंग प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो सेलिंग प्राइस है वो कम है बहुत, जितनी मेहनत उसमें इन्वॉल्व है, जितना टाइम एफर्ट मनी इन्वॉल्व है, रिस्क इन्वॉल्व है, उतने हिसाब से उसमें पेमेंट नहीं मिल पाती है। मेजर्स आर एस सोल्यूशन, क्यों? बाहर के देश में खाना बड़ा महंगा है, दैट्स व्हाई। ठीक है ना, वहाँ सही प्राइस मिलते हैं, नहीं मिल पाते हैं। तो रेगुलेटेड मार्केट्स लाए जिसमें कि फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर को फ़ायदा हो, जिसके अंदर ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस बनाई गई हैं। उसके लिए मार्केटिंग कमेटी बनाई जाती है, जहाँ पे प्रॉपरली पता लगे भाई क्या रेट चल रहा है मार्केट में चीज़ों का, उसी रेट पे बिक जाती। शेयर मार्केट के अंदर आता नहीं है दाल का भाव ऊपर नीचे हो रहा है, वो सब कुछ आता है ना। There is still a need to develop about 27,000 rural periodic markets. नीड है 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट्स डेवलप की जाए। क्लियर है बात? एज रेगुलेटेड मार्केट प्लेस टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ द रूरल मार्केट। 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट्स बनाने की ज़रूरत है, याद रखना भी इस बात को। दूसरे नंबर पे आता है प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। ठीक है जी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, इन सब की बात तो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, इन सब की नीड है। और करंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम है, कोल्ड स्टोरेज के नाम पे कुछ है ही नहीं।
वो होना ज़रूरी है पेरिशेबिलिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए, ठीक है जी, कि सामान थोड़ा लंबा टिक जाए, बट है ही नहीं इंडिया में। इसके बाद तीसरे नंबर पे बात आती है कोऑपरेटिव मार्केटिंग होनी चाहिए। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का फ़ायदा क्या है? मान लीजिए हम सब अकेले अकेले सामान प्रोड्यूस करने जाएंगे तो वो बहुत ही सस्ता मतलब बिकेगा, बट हम इकट्ठे होकर एक साथ ही बेचे अपना सामान तो हम ज़्यादा प्राइस मांग सकते हैं। तो वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसमें भी इनएडिक्वेट कवरेज है, ओके। एंड जो कि कोऑपरेटिव्स हैं इनकी इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहती है, तो पैसों का बड़ा गड़बड़ रहता है, भाई किसका कितना सामान था, क्या प्राइस था, कैसे है, किराया भाड़ा सब वो सब मतलब फिर लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इसको। पॉलिसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्लास 11th में हमने प्राइस फ्लोरिंग प्राइस सीलिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पढ़ा था कि सरकार ने कह रखा है कि मान लीजिए वीट है, आपको 30 रुपीज़ kg से ऊपर का प्राइस कहीं मिलता है तो आप वहाँ बेच दो, एंड इफ़ यू डोंट गेट 32 रुपीज़ या 30 रुपीज़ गिव इट टू अस, जितना अमाउंट आपके पास है वो आप दे दो, हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। PDS हो गया, बफर स्टॉक हो गया, गरीब लोगों में बांटते हैं, और बफर स्टॉक तो अपने पास हम रखते ही हैं। तो सरकार प्रॉपरली कहती है इस चीज़ को कि भैया आप हमारे को दे दो सस्ते रेटों पे। अब लेकिन जो किसान आंदोलन हुआ था वो किस लिए हुआ था? बिकॉज ये MSP हट रहा था, समझ गए बात को? इसका ड्रॉबैक क्या है कि भाई चाहे सरकार ने रेट डिसाइड कर ले, पर फिर भी मनी लैंडर, रूरल पॉलिटिकल इलाइट्स वो ज़बरदस्ती इनको ये काम करने के लिए अलाउ करते ही नहीं है, ज़बरदस्ती सामान इनका सस्ते रेटों में मार्केट में ख़रीद लेते हैं। इसके बाद आता है ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है जी। ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग क्या है? इंडिया के अंदर इन्होंने एगमार्क इंट्रोड्यूस किया, कब? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट स्टार्ट किया 1937 में, उसके अंदर एगमार्क लेके आए। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उसके ऊपर एगमार्क का स्टैंड होता है, इससे ग्रेड हो जाता है कि ये क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये हायर प्राइजेस पे बिक जाती है। क्लियर बात? आखिरी क्वेश्चन करेंगे आज का, वो क्या है कि हमारा व्हाट आर द वेरियस एमर्जिंग ऑल्टरनेटिंग मार्केटिंग चैनल्स। हमने कुछ फार्मर्स मार्केट बनाई है, इनके नाम है, ये अच्छे से याद कर लेना। हदासपुर मंडी पुणे, अपनी मंडी पंजाब, वैसे ही 4 थे बुक में लिखे हुए हैं, वहाँ से कर लेना, ये इसमें ऐड कर देंगे। इट हैज़ बिन रियलाइज दैट इफ़ फार्मर्स डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर, तो उनकी इनकम बिकेगी, मतलब बढ़ेगी, कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचे तो उसके लिए क्या है, फार्मर लोगों के लिए मंडियाँ बनाई गई, हदासपुर मंडी, ऐसे पुणे में ओजावर सांडीज ऐसा भी कुछ नाम था, ये भी एक मंडी है, ये लिख देंगे, इसमें ऐड कर देंगे नोट्स में। अलाइंस विद नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी, अभी मैंने लेस का एग्जांपल दिया था। लेस को अपना पोटैटोज़ कहाँ से मिलते हैं? उनको अपना पोटैटोज़ इन्हीं फार्मर्स के थ्रू मिलते हैं, बट उनका क्या है, वो अपने सीड्स खुद देते हैं और इनके साथ ना पहले ही पैसे दे के इनको एडवांस बुक कर लेते हैं कि भाई इस प्राइस पे हम आपके पोटैटोज़ आपसे लेने वाले हैं। ओके, तो ये है आपका ये सब कुछ। चलो एक क्वेश्चन और कर ले, फिर 10 पूरे ही हो जाएंगे। व्हाट आर द रीजंस फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़? क्या क्या रीजंस हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की डाइवर्सिफिकेशन के? हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई मतलब क्या हो गया, कुछ अलग और काम करो। जैसे मेरा काम क्या है, मेजरली पढ़ाने का, बट डाइवर्सिफिकेशन में अपन स्टॉक मार्केट, अपन एस्ट्रोलॉजी, अपन जो है ना रेस्टोरेंट लाइन, ये सब मेरी डाइवर्सिफिकेशन है। समझ गया मेन काम क्या है? समझ गया बात को? तो देर इज़ अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड, बहुत बड़ा रिस्क है कि नहीं है? तो उसके लिए क्या चाहिए कि और काम करें। तो एक फार्मर लोग क्या करते हैं, गायें पाल लेते हैं, भैंस पाल लेते हैं, शीप पाल लेते हैं वूल के लिए, निकल दूध के लिए, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, मुर्गा वगैरह, ठीक है। या फिर कुछ क्रिएटिव वर्क्स भी ये
एडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना एंड ऑल। ठीक है जी, तो ये हो गया डाइवर्सिटी। टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस टू रूरल पीपल, उनको कुछ प्रोडक्टिव ऑप्शन दो ताकि वो अपनी अपनी जो इनकम है उसको सप्लीमेंट कर सकें। भाई नॉर्मली तो वो कमा ही रहे हैं, साथ में थोड़ा और दूध बेच के भी कमा लो, समझ गए। मच ऑफ एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द खरीफ सीजन, मेजर काम इनका कहाँ होता है, खरीफ सीजन में। सो ड्यूरिंग राबी सीजन ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो इसलिए उस टाइम पीरियड में ये कर सकते हैं कि अपना गाय भैंसे पालें और जो भी एलाइड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। देखो हमारे देश के अंदर अभी कम हो गया आयुर्वेदिक चलन, बट भाई कहीं ना कहीं तो आयुर्वेदा पूरा प्रॉपर चल रहा है ना, उनको उनका सामान कहाँ से मिलता है, तो वो सामान प्रोड्यूस कर लो आप अलग से। ठीक है, ऐसे शहद इकट्ठा करना, उसके लिए मनी बीज फार्मिंग होती है, क्लियर है, पर हनी फार्मिंग कहते हैं इसको। तो अब हमारे क्वेश्चंस बचे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके, अब वैसे आसान है, अभी ये सारा का सारा डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ही है, तो ये हमारा बचा हुआ है, तो ये अगली बारी जो क्लास लेंगे उसमें कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी।